हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एलटी ग्रेड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे द स्पेक्टेटर क्लब। द स्पेक्टेटर क्लब जो है ये सर रिचर्ड स्टील ने लिखा है। स्पेक्टेटर क्लब जो है ये रिचर्ड स्टील के द्वारा बनाया गया था अपने जो पीरियडिकल ऐसे था द स्पेक्टेटर। और ये एक ग्रुप है फिक्शनल कैरेक्टर्स का जो कि 18th सेंचुरी की जो इंग्लिश सोसाइटी थी उनके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स थे वो रिप्रेजेंट करते हैं। उनके जो कन्वर्सेशन है, इंटरेक्शंस है, तो स्टील ने मतलब दिखाया है कि एक्सप्लोर किया है सोशल, पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को। तो इस जो क्लब में 6 मेंबर्स हैं और जो ये 6 मेंबर्स हैं ये सब अलग अलग जो है सोसाइटी से हैं और इनके जो विचार है वो भी अलग अलग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस ऐसे को द स्पेक्टेटर क्लब बाय सर रिचर्ड स्टील। तो सबसे पहला जो मेंबर है उसके बारे में जो है रिचर्ड स्टील हमें बताते हैं। द फर्स्ट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी का सबसे पहला जो मेंबर है इज अ जेंटलमैन, एक जेंटलमैन है ऑफ वर्सेस्टायर, वर्सेस्टर शायर से, ऑफ एन एनिसेंट डिसेंट। और ये क्या है, ये एक बहुत ही प्राचीन कोई फैमिली है, उसका वंशज है। ए बैरोनेट, एक बैरोनेट है। हिज नेम सर रोजर डी कॉवर्ली, और उसका क्या नाम है, उसका नाम है सर रोजर डी कॉवर्ली। इससे पहले जब हमने सर रोजर एट होम पढ़ा था, विल विम्बल पढ़ा था, तो उसमें भी जो है ये कैरेक्टर आया था सर रोजर। तो ये वही सर रोजर है। तो सर रोजर डी कॉवर्ली क्या है, एक बैरोनेट है। बैरोनेट मैंने जब हमने विल विम्बल पढ़ा था तो बताया था कि एक उपाधि होती थी ब्रिटिश जो एम्परर था वहां पर। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर, उसके जो दादाजी थे, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी के भी जो पूर्वज थे, वॉज इन्वेंटर, वो इन्वेंटर थे, उन्होंने आविष्कार किया था ऑफ दैट फेमस कंट्री डांस, उस फेमस कंट्री डांस का विच इज कॉल्ड आफ्टर हिम, जो कि उनके नाम पर जो है उसका नाम रखा गया था। जो कॉवर्ली है, डी कॉवर्ली, एक डांस का भी नाम है। तो ये जो डांस का नाम है ये किसके नाम पर रखा गया था, डी कॉवर्ली, यानी कि उनके ग्रैंडफादर के नाम पर। जो कॉवर्ली मतलब कॉवर्ली उनके ग्रैंडफादर के नाम पर रखा गया था। ऑल हु नो दैट शायर आर वेरी वेल एक्वेंटेड, ऑल हु नो दैट शायर यानी कि जो उस शायर को जानते हैं, जो वर्सेस्टर शायर है उनके लोगों को जानते हैं, आर वेरी वेल एक्वेंटेड, वे बहुत अच्छे तरीके से परिचित है विद द पार्ट्स एंड मेरिट्स ऑफ सर रोजर, सर रोजर के गुण से और सर रोजर के व्यवहार से। सर रोजर के बारे में मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ही इज अ जेंटलमैन दैट इज वेरी सिंगुलर इन हिज बिहेवियर, ही इज अ जेंटलमैन, वह एक जेंटलमैन है और बहुत ही सिंगुलर है अपने व्यवहार में, यानी कि एक अलग ही तरीका का उनका व्यवहार है। बट इज सिंगुलैरिटीज, लेकिन जो उनकी सिंगुलैरिटीज है, ये जो उनका एक एकीकरण है, जो अलग उनका व्यवहार है, प्रोसीड्स फ्रॉम हिज गुड सेंस, प्रोसीड कहाँ से प्रोसीड हुआ है, उसके गुड सेंस से। एंड आर कॉन्ट्रडिक्शन टू द मैनर ऑफ द वर्ल्ड, और ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है यानी कि ये खंडन करता है, ये विरोध करता है किससे, मैनर से, किसके, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के। तो संसार का जो मैनर है, संसार की जो प्रथाएं हैं, उनसे जो है कॉन्ट्रडिक्ट क्या करता है, हमारे जो सर रोजर है उनका व्यवहार। ओनली एज, क्योंकि केवल वही ऐसे हैं, ही थिंक्स, जो सोचते हैं, द वर्ल्ड इज इन द रोंग, ये संसार जो है ये गलत दिशा में जा रहा है। हाउएवर दिस ह्यूमर क्रिएट्स इन नो एनिमीज, हालांकि जो इनका ह्यूमर है, ये जो उनकी एक सनक है या ये जो उनका एक मजाक, कुछ भी आप बोल सकते हो इसको, इसकी वजह से उनका कोई शत्रु नहीं है। फॉर, क्योंकि ही डज नथिंग, वह कुछ भी नहीं करते, विद सोरनेस, सोरनेस होता है मतलब कड़वाहट से, और ऑब्स्टिनेसी, ऑब्स्टिनेसी यानी कि किसी चीज के हट कर लेना, किसी चीज पर जो है अड़िग हो जाना। तो वो कोई भी ऐसा काम या ऐसी बात नहीं करते जिसमें कड़वाहट हो या फिर हट धर्मिता दिखाई दे, और इसीलिए क्या है, वो उसका कोई भी शत्रु नहीं है। एंड हिज बीइंग अनकनफाइंड टू मोड्स एंड फॉर्म्स मेक हिम बट द रेडियर एंड मोर कैपेबल टू प्लीज एंड ओबिलाइज ऑल हु नो हिम। एंड हिज बीइंग अनकनफाइंड, और उनका जो ये असीमित ऑफ मोड्स, उनका जो मतलब ये असीमित मोड है, एंड फॉर्म्स, और जो उनका रूप है, मेक्स हिम, वो उन्हें बनाता है, बट द रेडियर हमेशा तैयार, एंड मोर कैपेबल, और ज्यादा समर्थ, टू प्लीज, खुश करने के लिए, एंड ओबिलाइज, और इज्जत पाने के लिए, ऑल हु नो हिम, उन सबकी जो उसे जानते हैं, यानी कि जो लोग उन्हें जानते हैं वो सर रोजर के व्यवहार, सर रोजर की जो फॉर्म है, सर रोजर का जो प्रकार है, सर रोजर की जो मतलब एक तरह से बोलने का तरीका कह लीजिए, या उनका जो व्यवहार अच्छा है, उसकी वजह से सब लोग उन्हें प्यार भी करते हैं, सब लोग उनसे खुश भी रहते हैं और उनकी इज्जत भी करते हैं। while then he is in town, जब वह शहर में होते हैं, टाउन में होते हैं, he lives in
सोहो स्क्वायर, तो वो सोहो स्क्वायर नाम की जगह पर रहते हैं। इट इज सेड, यह कहा जाता है कि कीप्स हिमसेल्फ ए बैचलर, कि उन्होंने खुद को बैचलर रखा है। बैचलर मतलब कुंवारा, जिनकी शादी नहीं होती तो उनको बैचलर बोलते हैं। बाय रीजन ही वॉज क्रोस्ड इन लव, और इसका क्या कारण है? ही वॉज क्रोस्ड इन लव, तो उन्हें प्यार में धोखा मिला था, या प्यार में जो है उन्हें ठुकरा दिया था। बाई ए परवर्स ब्यूटीफुल विडो, एक परवर्स, परवर्स होते हैं जो दुष्ट, ब्यूटीफुल सुंदर विडो विधवा के द्वारा, ऑफ द नेक्स्ट कंट्री टू हिम, उनके अगले गांव में रहने वाली। तो सर रोजा जो है वो अब तक भी बैचलर है, उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि एक विधवा थी, बहुत ही सुंदर विधवा थी, लेकिन वह बहुत दुष्ट थी और उसने जो है उनके प्यार को ठुकरा दिया था। बिफोर दिस डिसअपॉइंटमेंट, इस निराशा से पहले, सर रोजर वाज, सर रोजर जो थे, व्हाट यू कॉल अ फाइन जेंटलमैन, जिसे तुम एक अच्छा सज्जन व्यक्ति बोलते हो, हैड ऑफन सप्ड, वो जो है प्राय सप्ड डिनर किया करते थे, रात का खाना खाया करते थे, विद माय लॉर्ड रोचेस्टर, लॉर्ड रोचेस्टर के साथ, एंड सर जॉर्ज एथरीज, और सर जॉर्ज एथरीज के साथ। फोर्ट अ ड्यूल अपॉन हिज फर्स्ट कमिंग टू टाउन, जब वो पहली बार टाउन में आए थे तो उन्होंने अपना एक मल्लयुद्ध भी लड़ा था। एंड किक्ड, और लात मार दी थी, बुली डॉसन को, इन अ पब्लिक कॉफी हाउस, एक पब्लिक कॉफी हाउस में, फॉर कॉलिंग हिम यंगस्टर, क्योंकि उसने जो है उनको एक छोटा बच्चा बोल दिया था। तो सर रोजर मतलब जब, आज तो उनको बोला जाता है कि बहुत ही जेंटलमैन है, लेकिन जब उन्हें प्यार में जो है ठुकराया नहीं गया था, उससे पहले जो है वो इतने सज्जन नहीं थे। वो क्या करते थे, वो लड़ाई भी करते थे, और उन्होंने एक बुली डॉसन था, तो बुली डॉसन ने जो है सर रोजर को छोटा बच्चा बोल दिया होगा, तो उसने सर रोजर ने जो है उसको लात भी मार दी थी। बट बीइंग इल्यूज्ड बाय द अबव मेंशन्ड विडो, लेकिन बीइंग इल्यूज्ड यानी कि बुरा व्यवहार किए जाने के बाद, किसके द्वारा? अबव मेंशन्ड विडो, ऊपर जिसको मेंशन किया गया उस विडो के द्वारा, ही वाज वेरी सीरियस, तो वह बहुत ही सीरियस हो गए थे, बहुत ही गंभीर हो गए थे, फॉर अ ईयर एंड हाफ, 1 से 1.5 साल तक। एंड दाउ, और क्योंकि हिज टेम्पर बीइंग नेचुरली जोवियल, उनका जो टेम्पर है, उनका जो नेचर है वो खुश मिजाज है, ही एट लास्ट गोट ओवर इट, अंत में वह इससे बाहर आ गए। तो पहले तो क्या हुआ, पहले तो वो बहुत ज्यादा जो है सीरियस हो गए थे और वो बहुत दुखी रहने लगे थे, लेकिन क्योंकि उनका मिजाज दुखी रहने वाला है ही नहीं, उनका मिजाज जो है वो खुशनुमा रहने वाला है, तो वो इन सब चीजों से बाहर आ गए थे। ही ग्रू केयरलेस ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन क्या हुआ था कि वो इन सबसे तो बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ, वो बिल्कुल लापरवाह हो गए थे अपने लिए। एंड नेवर ड्रेस्ड आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद उन्होंने कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहने। ही कंटिन्यूज टू वियर अ कोट, और उन्होंने जो है कंटिन्यू किया, जारी किया पहनना एक कोट, एंड डबलेट, और डबलेट डबलेट होते हैं जो जैकेट, मतलब जो जैकेट होती थी ये जो है 14 से लेकर 17वीं सेंचुरी तक पहनी जाती थी, ऑफ द सेम कट, एक ही डिजाइन की, दैट वर इन फैशन एट द टाइम ऑफ हिज रिपल्स, जो कि उनके अस्वीकार किए जाने के टाइम पर फैशन चल रहा था। यानी कि जब उस विडो ने उनको ठुकराया था तो उस टाइम जो फैशन चल रहा था, जिस फैशन की जैकेट और कोट चल रहे थे, सर रोजर जो है वो ही जैकेट और कोट पहनते हैं। विच इन हिज मैरी ह्यूमर्स, जो कि कभी कभी जब वो मतलब खुश होते हैं, ही टेल्स अस, वो हमें बताते हैं, हैज बीन, की रहा है, इन एंड आउट, अंदर और बाहर, यानी कि फैशन में और फैशन से आउट, 12 टाइम्स सिंस ही फर्स्ट वोर इट, 12 बार जब से उन्होंने पहना है। यानी कि सरोजा ने जब इसे पहली बार पहना था उसके बाद से यह 12 बार फैशन में आ चुका है और 12 बार ये फैशन से आउट हो चुका है। इट इज सेड, यह कहा जाता है, सर रोजर ग्रू हम्बल इन हिज डिजायर्स आफ्टर ही हैड फॉरगॉट हिज क्रूअल ब्यूटी, कि जो सर रोजर थे वो हम्बल हो गए थे अपनी इच्छाओं में, क्योंकि इसके बाद ही हैड फॉरगॉट हिज क्रूअल ब्यूटी, जब वह अपनी क्रूअल ब्यूटी को भूल गए, इन सो मच, इतनी ज्यादा, डेट की इट इज रिपोर्टेड, यह रिपोर्ट किया गया या यह सूचना मिली है, ही हैज फ्रिक्वेंटली ऑफेंडेड, कि उन्होंने जो है फ्रिक्वेंटली कई बार ऑफेंड किया है, विद बेगर्स एंड जिप्सीज, भिखारियों को और जिप्सीज को। जिप्सीज भी जो है एक भिखारी की तरह ही होते हैं, मतलब जो समूहों में रहते हैं और वो एक जगह पर नहीं रहते, इधर से उधर जो घूमते रहते हैं। बट दिस इज लुक्ड अपॉन, लेकिन इसको जो है मतलब अनदेखा कर दिया गया बाय हिज फ्रेंड्स, उनके मित्रों के द्वारा, रेदर, क्योंकि एज मच एज मैटर ऑफ ए रैलरी देन ट्रूथ, ये जो है एक तरह से मजाक का विषय था, न कि सच था, मतलब ये मजाक भी थी, सच नहीं हो सकता, तो इस वजह से उनके जो मित्रों ने उसे इस चीज को अनदेखा कर दिया था। ही इज नाउ इन हिज 56th ईयर, अब वह कौन से साल में है? अपने 56वें साल में है। चीयरफुल, खुश, गे, गे भी खुश या प्रश्न होता है, एंड हार्टली, और मतलब बहुत ही
हर्टली व्यक्ति, दिल से जो है, जो एक तरह से अपने जो दिल की सुनता है। कीप्स अ गुड हाउस, उनका एक घर है, बोथ इन टाउन एंड कंट्री, और शहर में भी और एक गांव में भी, यानी कि उनके पास दो घर है, एक शहर में और एक गांव में। अ ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता के प्रेमी, बट देयर इज सच अ मर्थफुल कास्ट इन हिज बिहेवियर दैट ही इज rather believed देन एस्टीम्ड। लेकिन उनकी जो बिहेवियर है उसकी एक अलग ही मतलब पहचान है, एक अलग ही गुण है, जिसकी वजह से उन्हें प्यार ज्यादा किया जाता है इज्जत की बजाय। मतलब उनकी इज्जत तो की ही जाती है, लेकिन उनको इज्जत से ज्यादा प्यार मिलता है। हिज टिनेंट्स ग्रो रिच, उसके जो टिनेंट्स हैं, टिनेंट्स होते हैं मतलब एक तरह से जो किराएदार होते हैं। पहले जो जमीन थी वो जैसे पट्टे पे दे दी जाती थी कि भाई तुम खेती कर रहे हो, लेकिन जमीन जो है सर रोजर की थी और खेती कोई और करता था। तो वो जो टिनेंट्स थे वो रिच हो रहे थे, वो धनी हो रहे थे। हिज सर्वेंट्स, और उनके जो नौकर थे, लुक सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट दिखाई देते थे। ऑल द यंग वुमेन, और जितने भी यंग वुमेन है, प्रोफेस लव टू हिम, उनके प्रति जो है अपना प्यार प्रदर्शित करती थी। एंड द यंग मैन, और जो यंग मैन थे, आर ग्लेड ऑफ हिज कंपनी, वो उनके साथ खुश महसूस करते थे, उनके कंपनी में जो है वो खुशी महसूस करते थे। व्हेन ही कम्स इनटू अ हाउस, जब भी वह घर आते, ही कॉल्स द सर्वेंट बाय देयर नेम्स, तो वह जो सर्वेंट्स थे उनके उनको उनके नाम से बुलाते थे। एंड टॉक्स ऑल द वे, और जो है रास्ते में बातें करते थे, अप स्टेयर्स टू अ विजिट, ऊपर सीढ़ियों पर चलते वक्त भी, यानी कि जब वो अपने घर का मुआयना कर रहे होते थे या कोई काम कर रहे होते थे, कभी ऊपर जाते थे कभी नीचे आते थे, तो वो पूरा टाइम जो है नौकरों से बातें करते थे। आई मस्ट नॉट ओमिट दैट सर रोजर इज अ जस्टिस ऑफ द कोरम, आई मस्ट नॉट ओमिट, तो मैं जो इस बात को नहीं छोड़ सकता कि जो सर रोजर है ना, वो एक जस्टिस ऑफ द कोरम बन गए थे। जस्टिस ऑफ द कोरम क्या होता है? जस्टिस ऑफ द कोरम का मतलब होता है सभा, मतलब सभा या समिति में कुछ सदस्य होते हैं, तो वो निर्णय लेते हैं। जैसे कोर्ट में मान लीजिए कि 12 न्यायाधीश हैं, लेकिन कोरम के जो जो कोरम में है वो 5 है। तो अगर 12 के 12 नहीं भी हुए, केवल 5 ही वहाँ पे मौजूद हुए, तो उनके डिसीजन को माना जाएगा। तो जो कोरम के जो सदस्य होते हैं, तो जस्टिस ऑफ द कोरम यानी कि जो कोरम में न्याय करते हैं, तो उनको जस्टिस ऑफ द कोरम भी कहा जाता था। दैट ही फिल्स द चेयर ऑफ अ क्वार्टर सेशन, तो क्योंकि वो जो है फिल्स, वो भरते थे द चेयर, कुर्सी को, एट अ क्वार्टर सेशन। क्वार्टर सेशन होता है जो मतलब साल में 4 बार हो, तो विद ग्रेट एबिलिटीज, अपनी ग्रेट एबिलिटीज से, यानी कि वो जस्टिस ऑफ द कोरम के सदस्य थे और अपनी जो उनकी ग्रेट एबिलिटीज थी वो दिखाते थे। एंड 3 मंथ्स एगो, और 3 महीने पहले, गेंड, उन्होंने प्राप्त की थी यूनिवर्सल एप्लोज, यूनिवर्सल मतलब प्रशंसा, सब लोगों ने उनकी प्रशंसा की थी। बाय एक्सप्लेनिंग, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन किया था, अ पैसेज, एक पैराग्राफ, एक पैसेज इन द गेम एक्ट का एक पैसेज जो है, एक पैराग्राफ उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और इस वजह से उन्हें पूरे मतलब यूनिवर्सल, आप कह सकते हो कि उस गांव के जो लोग होंगे या उस टाइम जो उस जगह के जो लोग होंगे, उन्होंने उसकी प्रशंसा की थी। द जेंटलमैन नेक्स्ट इन एस्टीम, अब ये जो है सर रोजर हमारे जो पहले कैरेक्टर थे, स्पेक्टेटर क्लब के पहले मेंबर थे, अब सेकंड मेंबर कौन है? द जेंटलमैन नेक्स्ट इन एस्टीम, अब जो दूसरे सम्मानित व्यक्ति हैं, एंड अथॉरिटी, और आधिकारिक, अमंग अस, हमारे बीच में, इज अनदर बैचलर, वो एक और बैचलर है, यानी कि एक और कुंवारे हैं। हु इज अ मेंबर ऑफ द इनर टेम्पल, जो कि इनर टेम्पल के मेंबर भी हैं। अ मैन ऑफ ग्रेट प्रोबिटी, विट एंड अंडरस्टैंडिंग, प्रोबिटी ईमानदारी, विट बुद्धिमानी, और अंडरस्टैंडिंग समझदारी। तो वो क्या, उस व्यक्ति के अंदर क्या क्या है? वो ईमानदार भी हैं, विटी भी हैं, चतुर भी हैं, बुद्धिमान भी है, और अंडरस्टैंडिंग भी उनकी अच्छी है, समझ भी उनकी अच्छी है। बट लेकिन ही हैज चूजन हिज प्लेस ऑफ रेजिडेंस, उन्होंने जो है अपना जो रहने का स्थान चुना है, रेदर टू ओबे द डायरेक्शन, ओबे मतलब आज्ञा मानना, डायरेक्शन दिशा, ऑफ एन ओल्ड ह्यूमरसम फादर, उनके जो एक बूढ़े सन की पिता है, दैट इन परस्यूट ऑफ हिज ओन इंक्लिनेशन, यानी कि उन्होंने जो है उनकी जो खुद की जो इंक्लिनेशन है, उनकी जो खुद की इच्छा है वो अलग है, और उनके फादर जो चाहते हैं वो अलग है। तो उन्होंने अपनी इच्छा के ऊपर अपने पिता की आज्ञा को माना है, और वहीं पर रहते हैं जहाँ के पर उनके पिता चाहते हैं। ही वॉज प्लेस्ड देयर, उन्हें वहां पर रखा गया है, टू स्टडी द लॉज ऑफ द लैंड, जमीन के कानून को पढ़ने के लिए, यानी कि उन्हें एक लॉयर बनने के लिए उनके पिता ने भेजा है। एंड इज द मोस्ट लर्न ऑफ एनी ऑफ द हाउस इन दोज ऑफ द स्टेज,
और उस स्टेज पर या उस ये शायद स्टेट होगा यहाँ पर, मतलब उस स्टेट में जितने भी पढ़े लिखे जितने भी घर हैं उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बनने के लिए। तो उनके फादर क्या चाहते हैं कि वो जो है बहुत ज्यादा पढ़े और वो जो है एक वकील बने जो लैंड वगैरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सोल्व करता है। एरिस्टोटल एंड लोगिनस आर मच बेटर अंडरस्टूड बाय हिम देन लिटिलटन और कॉक। लेकिन वो क्या है, उनके फादर तो चाहते हैं कि वो एक वकील बने, लेकिन जो हमारे ये जेंटलमैन है इनका कहीं से भी कोई इरादा नहीं है वकील बनने का, इनकी कोई इच्छा नहीं है, ना ही इन्हें पसंद है। इनको क्या पसंद है, इनको जो है इंग्लिश लिटरेचर, ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, कला वगैरह जो है होती है, ये पोएम्स वगैरह इस तरह के जो है प्लेस वगैरह ये सब पसंद है। तो ये एरिस्टोटल और जो लोगिनस है इनको अच्छे से समझते हैं लिटिलटन और कोक के बजाय। लिटिलटन और कोक क्या है, ये मतलब लॉ से रिलेटेड है, तो इनकी बजाय इन्हें क्या अच्छा लगता है, एरिस्टोटल और लोगिनस। द फादर सेंड्स अप एवरी पोस्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू मैरिज आर्टिकल्स। और उनके फादर भी कम नहीं है, उनके फादर भी जो है उन्हें क्वेश्चंस भेजते रहते हैं, तो सेंड्स भेजते हैं अप एवरी पोस्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू मैरिज आर्टिकल से रिलेटेड, लीजेस एंड टेन्योर्स, लीजेस और टेन्योर से रिलेटेड। लीजेस मतलब जो हम किसी को जमीन दे देते हैं लीज पर इतने सालों के लिए, और टेन्योर्स भी वही चीज होती है इन द नेबरहुड, पड़ोस में, मतलब पड़ोस में अगर कोई घटना हो जाए, पड़ोस में अगर कुछ कोई केस हो लीजेस का, टेन्योर्स का या मैरिज आर्टिकल्स का, तो उसके फादर जो है उससे भेजते रहते हैं, क्वेश्चन उनसे पूछते रहते हैं। इन द ऑल विच क्वेश्चन, और ये जो सारे क्वेश्चन हैं, ही एग्रीज विद एन अटर्नी, तो उन्होंने जो है एक वकील को रखा हुआ है टू आंसर देने के लिए, यानी कि एक वकील से बात की हुई है और वो जो है उन क्वेश्चन के आंसर दे देता है। एंड टेक केयर ऑफ इन द लंप, और वो जो है उनको कुछ ना कुछ भुगतान कर देते हैं। मतलब उन्होंने जो है एक वकील से बातें की हुई है कि भाई मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम जो है मेरे क्वेश्चन के आंसर मेरे बिहाफ पर दे देना। He is studying the person themselves when he should be inquiring into the debates among men which arise from them। तो वो क्या करता है, वो अपने ही पैशन को पढ़ रहे हैं, वो मतलब लॉ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको जो पसंद है वो उनको पढ़ते हैं, जबकि ही शुड बी इंक्वायरिंग, उन्हें इंक्वायरी करनी चाहिए, पूछताछ करनी चाहिए, इनटू द डिबेट्स में अमंग मैन, लोगों के बीच, विच अराइज फ्रॉम देम, जो कि उनकी वजह से उठते हैं, मतलब जो लोगों के बीच में मुकदमे होते हैं लोगों की वजह से, उनको क्या करना चाहिए, उनको उनके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए, उनके बारे में डिबेट करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ही नोज द आर्ग्यूमेंट्स, इनके इसके बजाय वो क्या करते हैं, उन्हें आर्ग्यूमेंट्स पता है, ऑफ ईच ऑफ द ओरेशंस, हर भाषण का, ऑफ डेमोस्थेन्स एंड टूली, डेमोस्थेन्स और टूली के। जो डेमोस्थेन्स है ये ग्रीक स्टेट्समैन है और ओरेटर है, एक ग्रीक स्टेट्समैन एंड ओरेटर, तो इनके भाषण के बारे में तो वो अच्छे से जानते हैं, आपको बता सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों के केस होते हैं उनके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्टेड थे। बट नॉट वन केस, लेकिन एक भी केस नहीं जानते, इन द रिपोर्ट्स ऑफ आवर ऑन कोर्ट्स, अपने कोर्ट के, यानी कि उनके कोर्ट के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, उसको जितने भी केस हैं उनके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। नो वन एवर टुक हिम फॉर ए फूल, कोई उन्हें मूर्ख नहीं मानता, बट नन एक्सेप्ट हिज इंटीमेट फ्रेंड्स, लेकिन उनके जो इंटीमेट फ्रेंड है उनके अलावा कोई यह भी नहीं जानता, नो ही हैज ए ग्रेट डील ऑफ इट, कि वे बहुत ज्यादा चतुर हैं। मतलब कोई उन्हें मूर्ख तो नहीं कहता कि वो मूर्ख हैं, लेकिन उनके जो इंटीमेट फ्रेंड्स है केवल उन्हें ही पता है कि वे बहुत ज्यादा विटी हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं। दिस टर्न मेक्स हिम एट वंस, और यही जो उनका टर्न है वो बनाता है वंस, एक बार में ही, बोथ दोनों चीजें, डिसइंटरेस्टेड मतलब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, एंड एग्रीबल और एग्रीबल भी, यानी कि कोई उनसे सहमत भी हो जाता है और उनके में कोई रुचि भी नहीं लेता। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट जो है दोनों चीजें आ गई है एक ही सेंटेंस में, तो ये मतलब दोनों ही एक ही टाइम पर ये दोनों चीजें उनके अंदर है। एज फ्यू, क्योंकि एज फ्यू ऑफ हिज थॉट्स, क्योंकि उनके जो कुछ थॉट्स है, कुछ विचार है, आर ड्रोन फ्रॉम बिजनेस, वो बिजनेस से ली गई है। दे आर मोस्ट ऑफ देम फिट फॉर कन्वर्सेशन, और वे जो है कन्वर्सेशन के लिए फिट बैठती हैं। हिज टेस्ट फॉर बुक्स, और उनका जो टेस्ट है बुक के लिए, इज अ लिटिल टू जस्ट, थोड़ा सा ज्यादा है, फॉर द एज ही लिव्स इन, उस युग के वास्ते जिसमें कि वे रहते हैं। ही हैज रीड ऑल बट अप्रूव्स ऑफ वेरी फ्यू, वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, वो बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन बहुत कम को वो अप्रूव करते हैं। हिज फैमिलिटी विद द कस्टम्स, मैनर्स, एक्शन एंड राइटिंग्स ऑफ द एनिशियंट्स, जो उनकी फैमिलिटी है, जो उनकी मतलब जो परिचित हैं वो विद द किससे, कस्टम प्रथा से, मैनर्स व्यवहार, एक्शन कार्यों से, राइटिंग्स लिखावट, जो राइटिंग्स लिखी हुई है, चीजें लिखी हुई है, ऑफ द एनिसेंट पुराने
दिनों से जो पुराने लेखकों ने लिखा है, मेक्स हिम अ वेरी डेलिकेट ऑब्जर्वर। वो उन्हें क्या बनाता है, बहुत ही डेलिकेट नाजुक सा ऑब्जर्वर, जो बहुत ही ध्यान से देखते हैं। ऑब्जर्वर होते हैं जो हर चीज को बहुत ऑब्जर्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं। ऑफ व्हाट एक्वेट्स टू हिम इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, किस चीज से, मतलब जो उन्होंने पुरानी चीजें, बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, और जो आज की चीजें हैं जो प्रेजेंट वर्ल्ड में है, वो उनको बहुत ध्यान से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले की जो है बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। ही इज एन एक्सीलेंट क्रिटिक, वो एक बहुत अच्छे आलोचक हैं। एंड द टाइम ऑफ द प्ले, और जब कोई प्ले होता है, इन इज आवर ऑफ बिजनेस, तो वो उनके व्यवसाय का घंटा होता है, यानी कि ये उनके एक व्यवसाय की तरह ही है, बिजनेस की तरह ही होता है। एग्जैक्टली एट 5, एग्जैक्टली 5 बजे ही पासिस, वो गुजरते हैं, थ्रू न्यू इन के पास से, क्रॉसेस थ्रू रजल कोर्ट, और फिर वो रजल कोर्ट से क्रॉस करते हुए एक से टर्न, एक टर्न लेते हैं एट विल्स, विल की ओर, टिल द प्ले बिगिंस, जब तक कि प्ले शुरू होता है, यानी कि कोई जो प्ले है, कोई नाटक कर रहे हैं कलाकार, तो वो जब तक शुरू होता है। ही हैज हिज शूज रब्ड, वो अपने जो जूते हैं उनको रब्ड करते हैं, उनको पूछते हैं। एंड हिज पेरीविक पाउडर्ड एट द बार्बर्स एज यू गो इनटू द रोज, और उनकी जो पेरीविक है, वो क्या करते हैं, वो पाउडर लगाकर उनको लगाते हैं एट द बार्बर्स, बार्बर के पास, नाई के पास जो है वो अपनी विग को लगा रहे होते हैं। एज यू गो इनटू द रोज, अगर तुम रोज में जाते हो, तो आपने देखा होगा कि मतलब एक घुंघराले से बाल होते हैं इस तरह के, जो जो पुराने वो थे उनमें देखा होगा, जो लोग थे तो उस तरह के बाल उनके होते हैं अंग्रेजों में। तो ये पेरीविग होती थी, जो कि पाउडर लगाकर गर्दन पे लगाई जाती थी। इट इज फॉर द गुड ऑफ द ऑडियंस, और ये ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा चीज होती है, क्योंकि व्हेन इज एट प्ले, जब वे प्ले में होते हैं, जो वो प्ले देख रहे होते हैं, फॉर द एक्टर्स, क्योंकि जो एक्टर्स होते हैं, हैव एन एम्बिशन टू प्लीज हिम, वो उनको खुश करना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारे जेंटलमैन है, ये एक वेल अच्छे जो है वो क्रिटिक है, वो आलोचक भी हैं, तो जो भी प्ले कर रहा होता है, जो भी जो है एक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि हम इन्हें खुश कर दें, तो इस वजह से वो अच्छी एक्टिंग करते हैं, और जब वो अच्छी एक्टिंग करते हैं तो ऑडियंस जो है उस बात से खुश होती है। तो ये हमारे 2 कैरेक्टर हो गए, 2 मेंबर हो गए। अब थर्ड मेंबर की ओर चलते हैं। द पर्सन ऑफ नेक्स्ट कॉन्सिडरेशन, अगली बातचीत का जो, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हुए हम अगले पर्सन की ओर चलते हैं, इज सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट, और वो कौन है, वो है सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट। अ मर्चेंट ऑफ ग्रेट एमिनेंस इन द सिटी ऑफ लंदन, वो क्या है, एक मर्चेंट है, एक व्यापारी ऑफ ग्रेट एमिनेंस, जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत है, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि है, इन द सिटी ऑफ लंदन, लंदन के शहर में। अ पर्सन ऑफ, एक ऐसा व्यक्ति, ऑफ इंडिफेटिगेबल इंडस्ट्री, इंडिफेटिगेबल जो कभी नहीं थकता, इंडस्ट्री मेहनत करता रहता है। स्ट्रॉन्ग रीजन, उनके जो तर्क वितर्क करने की शक्ति है वो बहुत तेज है। एंड ग्रेट एक्सपीरियंस, और उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा अनुभव है। हिज नोशंस ऑफ ट्रेड आर नोबल एंड जेनरस, उनकी जो नोशन है, यानी कि जो उनकी धारणा है, नोशन का मतलब होता है धारणा, ऑफ ट्रेड, व्यापार को लेकर, आर नोबल, वो बहुत ही नोबल एंड जेनरस है। एंड और एज एवरी रिच मैन हैज यूजुअली सम स्लाई वे ऑफ जस्टिंग, जो रिच मैन होते हैं उनका एक यूजुअली सम स्लाई वे होता है, मतलब एक धूर्त, एक बहुत ही गंदा तरीका, ऑफ जस्टिंग, किसका, मजाक करने का, विच वुड मेक नो ग्रेट फिगर वर ही नॉट अ रिच मैन। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई धनी व्यक्ति है, अगर वो धनी ना होता और वो कोई गंदा सा मजाक करता तो लोगों को बहुत बुरा लगता, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा धनी है तो उसके मजाक को भी इन अ गुड वे लिया जाता है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि कॉज द सी द ब्रिटिश कॉमन, तो वो क्या है, वो ब्रिटिश कॉमन जो है सी को बुलाते हैं, मतलब जो समुद्र है वो उनको एक ब्रिटिश कॉमन जगह बुलाते हैं, मतलब ये तो एक साधारण सी जगह है, क्योंकि उस जो सी है उसके अंदर जितना भी जहाज आते हैं वो मोस्टली किसके होते हैं, सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के, तो उनके लिए तो ये एक कॉमन सी जगह हो गई। ही इज एक्वेंटेड, वो परिचित है, विद कॉमर्स इन ऑल इट्स पार्ट, इसके पार्ट के, मतलब इसमें जितने भी कॉमर्स होते हैं, जितने भी बिजनेस होते हैं, इसके सभी भागों में वो उन सबसे परिचित है। एंड विल टेल यू, और वो बता देंगे, डैट की इट इज अ स्टूपिड एंड बार्बरस वे, कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण और बेकार तरीका है, टू एक्सटेंड, बढ़ाने का, डोमिनियन, अपना जो आधिपत्य है, बाय आर्म्स, आर्म्स के द्वारा, यानी कि बल के द्वारा, अगर हम शक्ति के द्वारा, शक्ति लगाकर अपने आधिपत्य को बढ़ाते हैं, तो ये क्या है, ये बहुत ही जो है बेवकूफ भरा तरीका है। उनका मानना क्या है कि उन्हें अगर अपना रुतबा बढ़ाना है, अपनी जो है शक्ति को बढ़ाना है, तो क्या करना चाहिए, फॉर ट्रू पावर, क्योंकि जो सच्चाई है ना, जो सच्ची शक्ति है ना, इस टू भी वो कहाँ है, गोट पाई जाती बाय आर्ट्स, आर्ट्स में, और इंडस्ट्री में, यानी कि वो मेहनत कर कर या कला में जो है हम अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। तो जैसे मतलब जो
देश दूसरे देशों पर राज करता है, तो क्या होता है कि हम इस तरह से ना करके, अपने बल का प्रयोग ना करके, अगर हम अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से उन पर राज करें और या फिर अपनी कला और संस्कृति से उन पर राज करें, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। ही विल ऑफन आर्ग्यू, वो जो है प्राय आर्ग्यू करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। इफ दिस पार्ट ऑफ ट्रेड, if this part of our trade were well cultivated, we should gain from one nation and if another from another। तो वो बताते हैं कि मान लो ये जो पार्ट है हमारा व्यापार का, अगर ये अच्छे से कल्टीवेटेड होता, ये अच्छे से जो है उत्पादन इसमें होता, शब्द होता, तो हमें जो है वी शुड गेन फ्रॉम वन नेशन, तो हमें एक राष्ट्र से लाभ होता, और अगर दूसरा पार्ट इसका कल्टीवेटेड होता तो हमें दूसरे राष्ट्र से जो है लाभ होता। आई हैव हियर्ड हिम प्रूव, मैंने जो है उन्हें सुना है प्रूव करते हुए, डैट की प्रूव दैट डिलीजेंस की जो मेहनत है मेक्स मोर लास्टिंग एक्विजिशन देन वेलोर। तो मेक्स मोर लास्टिंग, मोर लास्टिंग मतलब ज्यादा समय तक रहने वाला, एक्विजिशन आधिपत्य, अधिग्रहण, और किससे, देन वेलोर, वेलोर होता है वीरता से, मतलब हम वीरता से जो है अपना आधिपत्य, अपना अधिग्रहण इतना नहीं कर सकते जितना कि हम इंडस्ट्री से और डिलीजेंस से कर सकते हैं, मतलब मेहनत करके कर सकते हैं। एंड डेथ, और ये भी कि स्लोथ की जो आलस है ना, हैज ड्यून्ड मोर नेशन देन द स्वॉर्ड, उसने जो है बहुत सारे नेशंस को बर्बाद कर दिया है तलवार की बजाय। हम किसी दूसरे देश का कोई, मतलब कोई दूसरा देश हमारे ऊपर आक्रमण करे तो वो बर्बादी नहीं है, लेकिन अगर हम आलसी हैं तो हमारा देश जो है वो बर्बाद है। ही अबाउंड्स इन सेवरल फर्गल मैक्सिमम्स, उनके पास जो है अबाउंड्स यानी कि प्रचुर मात्रा में है, सेवरल बहुत सारी, फर्गल फ्रुगल होती है मितव्ययी, कम खर्चीली, मैक्सिमम्स कहावतें। अमंगस्ट विच द ग्रेटेस्ट फेवरेट इज, और उनकी जो सबसे महान, जो सबसे ग्रेट फेवरेट है वो क्या है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी गोट, कि अगर हमने एक पैसा भी बचा लिया तो हमने एक पैसा कमा लिया। अ जनरल ट्रेडर ऑफ गुड सेंस इज प्लेजेंटर कंपनी देन ए जनरल स्कॉलर, और उनका क्या कहना है कि जो जनरल ट्रेडर है ना ऑफ गुड सेंस, जिसकी सेंस अच्छी है, जिसके अंदर अच्छी बुद्धिमानी है, अगर कोई ऐसा व्यापारी है तो उसकी कंपनी ज्यादा अच्छी है जनरल स्कॉलर से, अगर कोई विद्वान है उससे ज्यादा अच्छी कंपनी किसकी है, एक अच्छे व्यापारी की। एंड सर एंड्रयू हैविंग अ नेचुरल अनएफेक्टेड एलोक्वेंस, और क्योंकि सर एंड्रयू के पास एक नेचुरल अनएफेक्टेड यानी कि जो बनावटी नहीं होती एलोक्वेंस, बोलने की कला है, द प्रेस्पिक्युलिटी ऑफ हिज डिस्कोर्स गिव द सेम प्लेजर दैट विट वुड इज अनदर मैन। तो उसकी जो बातचीत करने का जो ये प्रेस्पिक्युलिटी है यानी कि स्पष्टता, तो उनकी जो बातचीत करने की जो स्पष्टता है ना, वो वही प्लेजर देती है जितनी कि किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर बुद्धिमानी हो, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है सामने वाला वो तो बहुत बुद्धिमान है और वो बातें कर रहा है तो उसकी बातें सुनकर हमें अच्छा लगता है, उतना ही अच्छा हमें जो है उनकी बात करने के तरीके से लगता है, क्योंकि जो सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट है उनके बात करने का तरीका बहुत ही नेचुरल है, उसमें कोई भी बनावट नहीं है। ही हैज मेड हिज फॉर्चून हिमसेल्फ, उन्होंने अपना फॉर्चून, अपना भाग्य खुद लिखा है, खुद बनाया है। एंड सेज, और वो बोलते हैं डेट की इंग्लैंड में भी रिचर, की इंग्लैंड जो है और ज्यादा रिच हो सकता है देन अदर किंगडम्स, दूसरे राज्यों के बजाय, दूसरे राज्यों के मुकाबले, बाय एज प्लेन मेथड, सिंपल तरीके से, एज ही हिमसेल्फ इज रिचर, जैसे कि वो धनवान हो गए हैं देन अदर मैन, दूसरे लोगों से। तो सर एंड्रयू कहते हैं कि जैसे मैं अमीर हो गया हूँ दूसरे लोगों की अपेक्षा, अगर मेरे ही तरीके से इंग्लैंड भी चले तो इंग्लैंड भी दूसरे राज्यों की अपेक्षा अमीर हो सकता है। Though at the same time I can say this of him, that there is not a point in the compass but blows home a ship in which he is an owner। Though the same time, और इसी समय जो है I can say this of him, मैं उनके बारे में ये कह सकता हूँ। तो यहाँ पर जो राइटर बोल रहे हैं कि सर एंड्रयू के बारे में वो सिर्फ इतना कह सकते हैं that कि there is not a point in the compass, कंपास में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। कंपास जो होता है मतलब एक दिशा बताने वाला यंत्र है, तो उसके जो पॉइंट होती है वो हमेशा नॉर्थ की ओर होता है। तो मान लीजिए जैसे समुद्र वगैरह में ये काम आता है कि अगर हम रास्ता भूल जाएं तो वो हमें सही दिशा बताएगा। तो जिस तरह से जो कंपास है ना उसका पॉइंट एक ही जगह चलता है नॉर्थ की ओर, उसी तरह से जो है उनके जो शिप है वो इन विच ही इज एन ओनर, मतलब कोई भी शिप ऐसा नहीं है जिसका ओनर सर एंड्रयू ना हो। जितने भी शिप ब्रिटिश के समुद्र में आते हैं, जितने भी जहाज व्यापार के आते हैं, वो सब सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट के ही होते हैं। Next to Sir Andrew, in the club room sits Captain Sanitary, a gentleman of great courage, good understanding, but invincible modesty। तो अब जो एंड्रयू के पास बात जो है, जो बैठते हैं वो है कैप्टन सैनिटरी। कैप्टन सैनिटरी, अ जेंटलमैन ऑफ ग्रेट करेज,
एक ऐसे जेंटलमैन हैं जिसमें बहुत ज़्यादा साहस है, गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ है उनको, बट लेकिन इनविंसिबल मोडेस्टी। उनके पास एक इनविंसिबल होता है जिस पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। मोडेस्टी यानी कि नम्रता, लेकिन उनके पास एक अजेय नम्रता है, एक ऐसी नम्रता है जिस पर वो जिसको वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। उनके पास मतलब बहुत ज़्यादा वो नम्र हैं, और ये नम्रता ही जो है ये उनके लिए मतलब एक तरह से रुकावट है उनके करियर में। वो कैसे, अब वो आगे बताएंगे। ही इज वन ऑफ दोस, वो उनमें से एक है, दैट जो कि डिजर्व्स वेरी वेल, बहुत ज्यादा बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, बहुत अच्छी चीजें डिजर्व करते हैं, बट लेकिन आर वेरी ऑकवर्ड एट पुटिंग देयर टैलेंट्स विद इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सच एज शुड टेक नोट ऑफ देम। लेकिन वो क्या रहते हैं, वो बहुत ही ऑकवर्ड है, वो नहीं रख पाते, वो इतने नम्र हैं कि वो नहीं रख पाते अपने टैलेंट्स को विद इन द ऑब्जर्वेशन में, किसके, ऐसे लोगों के जिसको कि उन पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि वो अपने जो टैलेंट को वो दिखा नहीं पाते, वो जो उनके सुपीरियर है, जो उनके अधिकारी है, उनके सामने अपने टैलेंट को वो बता नहीं पाते, और इसी वजह से क्या है कि वो पीछे रह जाते हैं। ही वॉज सम ईयर्स अ कैप्टन, कुछ सालों तक वो एक कैप्टन रहे हैं, एंड बिहेव्ड, और उन्होंने जो है बिहेव किया है, हिमसेल्फ विद ग्रेट गैलेंट्री, बहुत ही वीरता से, इन सेवरल एंगेजमेंट जो मतलब युद्ध होते हैं, छोटे मोटे जो एंगेजमेंट्स होती हैं, एंड सेवरल सीजेस, और सीजेस होता है जैसे मतलब एक तरह से घेराबंदी। तो आप ये कह सकते हो कि जितने युद्ध वगैरह हुए हैं तो उनमें क्या क्या है, उन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाई है, बट लेकिन हैविंग अ स्मॉल स्टेट ऑफ हिज ओन, लेकिन उनके पास एक छोटी सी जागीर है, एंड बीइंग नेक्स्ट हेयर टू सर रोजर, और वो सर रोजर के बाद होने वाले उत्तराधिकारी हैं। ही हैज क्विटेड ए वे ऑफ लाइफ इन विच, तो उन्होंने अपने उस जीवन को क्विट कर दिया है, छोड़ दिया है, यानी कि अपनी वह जॉब छोड़ दी है, इन विच, जिस जॉब में नो मैन कैन राइज सुटेबली टू हिज मेरिट, कोई भी व्यक्ति जो है अपने गुणों से आगे नहीं बढ़ सकता, हु इज नॉट समथिंग ऑफ अ कोर्टियर एज वेल एज ए सोल्जर, जो कोई कोर्टियर ना हो, कोर्टियर यानी कि दरबारी आप कह सकते हो यहाँ पर कि इसका मतलब कि कोई चापलूस ना हो या फिर कोई सिपाही ना हो, ऐसा व्यक्ति जो चापलूसी ना कर सके, जो अपने अधिकारियों को अपना टैलेंट ना दिखा सके, उनकी चापलूसी ना कर सके, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक ऐसी जॉब थी, इसीलिए उन्होंने इस जॉब को छोड़ दिया है। आई हैव हियर्ड हिम ऑफन लेमेंट, मैंने जो है उनको सुना है प्राय लेमेंट करते हुए, दुख जताते हुए, डेट की, इन अ प्रोफेशन, की ऐसे प्रोफेशन में, विच वेयर वेयर मेरिट इज प्लेस्ड इन सो कॉन्स्पिशियस अ व्यू, जहाँ पर जो मेरिट है ना, यानी कि गुण है, और वो कैसा है, इज सो कॉन्स्पिशियस, उसे ऐसा होना चाहिए, उसे विशिष्ट रूप से होना चाहिए। इम्प्यूडेंस, लेकिन वहां पर क्या है कि इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस क्या होती है, धृष्टता, शुड गेट द बेटर ऑफ मोडेस्टी, और वो क्या कर लेती है, वो जो है ज्यादा मोडेस्टी को ग्रहण कर लेती है। यानी कि क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कि गुणों के बेस पर मतलब गुणों के बेस पर चयन होना चाहिए, गुणों के बेस पर जो है उन्नति होनी चाहिए, प्रोन्नति होनी चाहिए, लेकिन दृष्टता जो है वहां पर आगे बढ़ जाती है और जो गुण है वो पीछे रह जाते हैं। When he has talked to this purpose, जब मैंने उन्हें इस बारे में बात करते हुए सुना है, जब वो इस पर्पस पर इस बारे में बात करते हैं, आई नेवर हियर हिम मेक अ शोर एक्सप्रेशन, तो मैंने कभी नहीं उन्हें सुना कि वो जो है कोई शोर एक्सप्रेशन दे रहे हो, यानी कि कड़वाहट वो दिखा रहे हो, बट फ्रेंकली कन्फेस, लेकिन वो तो स्वीकार करते हैं, डेट की ही लेफ्ट द वर्ल्ड, क्योंकि कि उन्होंने वो संसार छोड़ दिया, वो जॉब छोड़ दी, वो नौकरी छोड़ दी, बिकॉज क्योंकि ही वॉज नॉट फिट फॉर इट, क्योंकि वह उस जॉब के लिए फिट ही नहीं थे। मतलब यहाँ पर वो उनकी गलतियां नहीं निकालते कि जो मतलब उनके अधिकारी वगैरह थे कि वो जो है उनके टैलेंट्स को नहीं देखते, बल्कि टैलेंट को नहीं देखते, बल्कि जो चापलूसी वगैरह करता है उनको आगे बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कि मैं ही उस जॉब के लिए फिट नहीं था। स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी, एक बहुत ज्यादा ऑनेस्टी, बिल्कुल जो है ईमानदारी, एंड इवन रेगुलर बिहेवियर, और एक रेगुलर बिहेवियर, उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल रेगुलर था, आर इन देमसेल्व्स ऑब्स्टेकल टू हिम, उनके लिए एक बाधा बन चुके थे। दैट मस्ट प्रेस थ्रू, जो कि प्रेस कर दिए जाते थे, दबा दिए जाते थे, थ्रू क्राउड, भीड़ के द्वारा, हु एंडोवियर एट द सेम एंड विद हिमसेल्फ, जो कि एंडोवियर होता है मेहनत करना, एट द सेम एंड विद हिमसेल्फ यानी कि उनके साथ ही जो मेहनत करती है, द फेवर ऑफ ए कमांडर, एक कमांडर का फेवर पाने के लिए। तो एक कमांडर है जो उनका फेवर पाने के लिए बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोग जो है आते हैं, तो वो सारे लोग जो है उसको दबा देते हैं, उसकी जो रेगुलर बिहेवियर है, उसकी जो ऑनेस्टी है वो उसके लिए बाधा बन गई है, और वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ही विल हाउ एवर इन हिज वे ऑफ टास्क एक्सक्यूजेस जनरल, ही विल हाउ एवर, हालांकि
इन हिज वे ऑफ टॉक, यानी कि जो वो बातें करते हैं तो हालांकि वो जो है ना एक्सक्यूज वो माफ कर देते हैं जनरल्स को, फॉर नॉट डिस्पोजिंग निर्णय न लेने के लिए, अकॉर्डिंग टू मैंस डेजर्ट इंसान के डेजर्ट के द्वारा, इंसान की इच्छा जाने बिना या इंसान के जो है गुणों को देखे बिना, और इंक्वायरिंग इनटू इट या फिर इनको इंक्वायरी किए बिना, फॉर क्योंकि से जी वे कहते हैं दैट की ग्रेट मैन कि महान व्यक्ति हु हैज ए माइंड टू हेल्प मी, जो एक मस्तिष्क तो रखता है जिसके दिमाग में मैं हूं तो जो मेरी सहायता तो करना चाहता है, हैज एज मैनी टू ब्रेक थ्रू टू कम टू मी, तो उसे भी जो है उस भीड़ को तोड़ना पड़ेगा, उस भीड़ को पार करना पड़ेगा मेरे पास आने के लिए, एज आई हैव टू कम एट हिम, जितने की मुझे उसके पास जाने के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है जो कैप्टन सेंट्री है वो बोलते हैं कि इसमें जो है मतलब उनके जनरल की कोई गलती नहीं है, वो जनरल को माफ कर देते हैं कि जब मैं ये अपना टैलेंट नहीं दिखा पाता तो वो फिर मुझे कैसे जो है प्रोन्नति देते, वो मुझे कैसे ऊपर उठाते, क्योंकि उनके सामने तो बहुत लोगों की भीड़ लगी हुई थी, वो उनको कैसे चीर कर मेरे पास आ जाते जब मैं ही अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिखा रहा था। देयरफॉर इसीलिए ही विल कंक्लूड, वह जो है निष्कर्ष निकालते हैं, डेट की द मैन हु वुड मेक अ फिगर स्पेशली इन अ मिलिट्री वे मस्ट गेट ओवर ऑल फॉल्स मोडेस्टी, कि जो कि अपना जो है करियर बनाना चाहता है, अपने आप को बनाना चाहता है स्पेशली इन अ मिलिट्री वे, एक मिलिट्री वे में, यानी कि जो मिलिट्री में जाना चाहता है, मस्ट गेट उसे बाहर आना चाहिए ओवर ऑल फॉल्स मोडेस्टी, इस फॉल्स मोडेस्टी से झूठी नम्रता से जो है उसे बाहर आना चाहिए, यानी कि उसे नम्र नहीं होना चाहिए, इतना भी नम्र नहीं होना चाहिए कि वो जो है अपना टैलेंट दिखा ही ना सके। एंड असिस्ट हिज पैटर्न अगेंस्ट द importunity of other pretenders by a proper assurance in his own vindication, and assist और assist करना चाहिए his pattern अपने पैटर्न को against the importunity, importunity होता है आग्रह हट, of other pretenders जो दूसरे जो मतलब pretenders जो दूसरे उम्मीदवार हैं, by किस तरह से a proper assurance in his own vindication होता है प्रमाण, यानी कि जो लोग मतलब इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो लोग जो है मिलिट्री में जाना चाहते हैं उनको क्या है, उनको नम्र नहीं होना चाहिए बल्कि अपना पैटर्न फॉलो करना चाहिए, और जितने भी उम्मीदवार हैं उनसे मतलब आग्रह करना चाहिए, उनके हट एक तरह से अपने आप को हटी बनाना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और अपनी जो ओन इंडिविंडिकेशन है अपना प्रमाण जो है उनको रखना चाहिए, यानी कि अपने आप को साबित करना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल हट धर्मिता अपना लेनी चाहिए, अपने आप को हटी बना लेना चाहिए। He says it is a civil cowardice, वो कहते हैं कि ये तो एक कायरता ही है, to be backward पीछे रह जाना, in asserting what you ought to expect जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो तुम चाह रहे हो उससे क्या करना, उसको पाने में पीछे रह जाना, as जैसे कि it is a military fear to be slow in attacking, जैसे कि मिलिट्री फियर होता है ये कि जब अटैक हो रहा होता है, when it is your duty, तुम जब ड्यूटी पर होते हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, जो तुम्हारी ड्यूटी है अटैक करना, लेकिन तुम उसमें स्लो हो जाते हो, तो ये क्या है, ये एक मिलिट्री फियर होता है, ये मतलब गलत चीज है कि अगर युद्ध चल रहा है और तुम क्या होते हो, तुम स्लो हो जाते हो। तो इसी तरह अगर तुम अपने टैलेंट को नहीं दिखा पाते हो तो ये भी तुम्हारी ही मिस्टेक है और तुम्हें इनसे बाहर आना होगा। विथ दिस कैंडोर डज द जेंटलमैन स्पीक ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स, और इसी तरह जो है इसी स्पष्टवादिता से, कैंडोर का मतलब होता है स्पष्टवादिता, ये जो जेंटलमैन है ये अपने बारे में और दूसरों के बारे में बातें करता है। द सेम फ्रैंकनेस रन्स थ्रू ऑल हिज कन्वर्सेशंस, और ये बिल्कुल सेम फ्रैंकनेस मतलब इतनी फ्रैंक होकर इतने स्पष्ट, ये भी तो स्पष्टवादिता ही हो गई, मतलब बिल्कुल ही स्पष्ट तरीका जो है उसके सारे कन्वर्सेशन में हमें दिखाई देता है। द मिलिट्री पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैज फर्निश्ड हिम विद मैनी एडवेंचर्स, जो उनका मिलिट्री पार्ट था उनकी लाइफ का, हैज फर्निश्ड हिम उसने जो है उन्हें फर्निश किया है, उन्हें दिया है, मिलवाया है, विद मैनी एडवेंचर्स बहुत सारे एडवेंचर्स से, in the relation of which he is very agreeable to the company, for he is never overbearing, though accustomed to command men in the utmost degree below him, nor even to obscures from an habit of obeying men highly above him। तो इसका मतलब कि in the relation of which he is very agreeable to the company, किस रिलेशन में कि जो कंपनी थी वो उनसे एग्रीबल थे, वो उनसे सहमत रहते थे, और क्योंकि ही इज नेवर ओवरबेयरिंग, वह जो है ओवरबेयरिंग नहीं करते थे, वो रोबदार नहीं थे, ओवरबेयरिंग मतलब रोबदार होना, रोब झाड़ना अपना, दो एक्स्टिम टू कमांड मैन, या जो लोग थे जो इन द अटमोस्ट डिग्री बिलो हिम, यानी कि जो उनसे नीचे के जो लोग थे वो उन पर कभी भी कमांड नहीं दिया करते थे, उनको जो है ऑर्डर नहीं दिया करते थे, उनके ऊपर रोब नहीं झाड़ते थे, और ना ही टू ऑब्सक्यूएस, ऑब्सिक्वेस यानी कि चापलूस थे, फ्रॉम एन हैबिट ऑफ ओबिंग मैन, ओबे करने में, हाईली अबोव हिम जो कि उनसे
ऊपर है। ना तो वो अपने से नीचे को जो है डाँटते, फटकारते या ऑर्डर देते थे या अपना रोब जमाते थे, और ना ही जो उनसे ऊपर थे वो उनकी आज्ञा मानने में चापलूसी करते थे। मतलब वो चापलूस भी नहीं कर पाते थे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। बट दैट, लेकिन आवर सोसाइटी नॉट अपियर अ सेट ऑफ ह्यूमरिस्ट, हमारी सोसाइटी को एक सनकी का समूह नहीं लगना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी जो सोसाइटी में है सब सनकी ही लोग हैं। अनएक्वेंटेड विद द गैलेंटीज एंड प्लीजर ऑफ द एज, जो कि अपनी उम्र का आनंद नहीं ले पाते या जो गैलेंटीज नहीं है। तो गैलेंटीज का मतलब एक तो होता है वीरता, और यहाँ पर जो है गैलेंटीज का मतलब लगाया जाएगा एक ऐसा इंसान जो कि लेडीज के बीच में बहुत ज्यादा फेमस होता है, औरतों के जो पीछे एक तरह से पड़ा रहता है। तो वी हैव अमंगस अस द गैलेंट विल हनीकॉम। वी हैव अमंगस्ट अस द गैलेंट विल हनीकॉम। तो हमारे पास एक ऐसा ही इंसान है जिसका नाम है विल हनीकॉम। अ जेंटलमैन, एक सज्जन व्यक्ति हूँ जो कि अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स, अपनी साल एज के अनुसार शुड भी होना चाहिए इन द डिक्लाइन ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के डिक्लाइन लाइन पर, यानी कि जो कि एक तरह से बूढ़ा हो चुका है। बट किंतु हैविंग एवर बीन वेरी केयरफुल ऑफ हिज पर्सन, लेकिन वो जो है अपनी पर्सनैलिटी को लेकर बहुत ही केयरफुल रहा है। एंड ऑलवेज हैड ए वेरी इजी फॉर्चून, और उसका जो भाग्य है वो बहुत ही मतलब आसानी से बन गया है, वो बहुत ही अमीर है। टाइम हैज मेड बट अ वेरी लिटिल इम्प्रेशन, तो समय ने जो है उस पर बहुत कम प्रभाव डाला है। आइदर बाय रिंकल्स, ना तो उसके रिंकल्स दिखाई देते हैं ऑन हिज फोरहेड, उसके माथे पर, और ट्रेसिस ऑन हिज ब्रेन, ना ही उसकी मस्तिष्क पर कोई प्रभाव पड़ा है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि हमारी मेमोरी भी जो है धीरे धीरे वीक होने लगती है। लेकिन वो एक ऐसा इंसान है जिसकी ना तो मेमोरी वीक हुई है, और आपने देखा होगा कि जब एज बढ़ती है तो माथे पर जो है रिंकल्स पड़ने लगते हैं, लाइनें बन जाती है। तो उसके माथे पर कोई भी लाइन अभी तक दिखाई नहीं देती। हिज पर्सन इज वेल टर्न्ड एंड ऑफ ए गुड हाइट, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, एक अच्छी हाइट वह रखता है। ही इज वेरी रेडी एट द सॉर्ट ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स विद विच मैन यूजुअली एंटरटेन वुमेन, और वो जो है हमेशा तैयार रहता है एक ऐसी बात करने में जिससे कि आदमी जो है औरतों को एंटरटेन कर सके। यानी कि जिससे किसी भी लेडी को एंटरटेन किया जा सके, वो ऐसी बातें करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ही हैज ऑल हिज लाइफ ड्रेस्ड वेरी वेल, अपनी पूरी लाइफ में उसने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है। एंड रिमेंबर हैबिट्स, और वो लोगों की आदतें याद रखता है, एज अदर्स डू मैन, जैसा कि दूसरे लोग लोगों को याद रखते हैं। मान लीजिए हमें कोई इंसान मिला तो हम उसको याद रखेंगे कि हाँ भाई उसका नाम ये था। लेकिन ये क्या है, ये जो विल हनीकम्ब है ये उसकी आदतें याद रखता है कि उसकी आदतें कैसी थी। ही कैन स्माइल व्हेन वन स्पीक्स टू हिम, जब कोई उससे बातें करे तो वह हंस सकता है। एंड लाफ्स इजीली, और बहुत आसानी से वो बहुत तेज भी हंस सकता है। यानी कि वो अगर कोई उससे बातें कर रहा है तो जब उसका मन करेगा वो सिर्फ एक स्माइल दे देगा, और जब मन करेगा वो तेजी से हंस लेगा। ही नोज द हिस्ट्री ऑफ एवरी मोड, वह जो है हर तरह का की इतिहास जानता है। एंड कैन इन्फॉर्म यू, और वो आपको इन्फॉर्म कर सकता है विच ऑफ द फ्रेंच किंग्स वेंचेस, कि फ्रेंच किंग की कौन सी लड़की ने लड़की से अवर वाइफ्स एंड डॉटर्स, हमारी पत्नियां और बेटियां, हैड दिस मैनर ऑफ कर्लिंग देयर हेयर, अपने बालों को कर्ल करने का मैनर सीखी है। यानी कि वो जो है जो हिस्ट्री की जो उसे हिस्ट्री पता है ना, वो कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पता है बल्कि फैशन की हिस्ट्री उसे पता है, और वो आपको बता सकता है कि फ्रेंच किंग की कौन सी जो लड़की थी कर्ली हेयर रखती थी, और जिससे जो है हमारी माताओं बहनों हमारी पत्नियों ने जो है ये मैनर सीखा है। दैट वे ऑफ प्लेसिंग देयर हुड्स, और हुड्स पहनना जो है किससे सीखा है। हुड्स फैलिटी वाज कवर्ड बाय सच ए सॉर्ट ऑफ पेटीकोट, और किसने जो है पेटीकोट पहनना सिखाया है, किसकी जो कमी है फैलिटी यानी कि जिसकी कमी जो है कवर की गई थी पेटीकोट पहनाकर। एंड हुज वैनिटी, और किसने जो है घमंड दिखाया था, टू शो हर फुट, अपने पैर दिखाने का, मेड दैट पार्ट ऑफ द ड्रेस शो शॉर्ट इन सच ए ईयर, यानी कि कौन जो है ऐसी लेडी थी जिसे अपने पैरों पर घमंड था और अपने पैरों को दिखाने के लिए वह शॉर्ट्स पहनती थी। इन अ वर्ड, एक शब्द में अगर कहें तो ऑल हिज कन्वर्सेशन, उसकी जितनी भी कन्वर्सेशन होती है, एंड नॉलेज और जानकारी है, हैव बीन इन द फीमेल वर्ल्ड, वो केवल फीमेल वर्ल्ड के बारे में ही है। एज अदर मैन ऑफ हिज एज, जैसा कि उसकी उम्र के जो और व्यक्ति हैं, विल टेक नोटिस टू यू, वो तुम्हारा ध्यान दिलाएंगे। व्हाट सच ए मिनिस्टर सेड, कि क्या मिनिस्टर ने कहा था, अपॉन सच एन ओकेजन, किसी भी ओकेजन पर। यानी कि जो उसकी एज से जो और लोग हैं ना, तो वो तो पॉलिटिक्स में जो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और वो आपको बताएंगे कि उस ओकेजन पर उस मिनिस्टर ने क्या कहा था, या उस ओकेजन पर दूसरे मिनिस्टर ने क्या कहा था। ही विल टेल यू, लेकिन वो तुम्हें क्या बताएगा। वैन ही कब द ड्यूक ऑफ मनमाउथ, जो ड्यूक थे मनमाउथ के, डांस दैट कोर्ट, उसने कोर्ट में डांस किया। सच अ वुमेन वाज देन स्मिटन, और कौन सी औरत को जो है एक तरह मतलब स्मिटन होता है एक तरह से परेशान करना।
स्मिटन वैसे पीटा गया या छेड़ा गया कह सकते हैं आप, तो किस औरत को जो है छेड़ा गया था। अनदर वाज टेकन विद हिम, और कौन सी को जो है अपने साथ ले गया था, एट द हेड ऑफ हिज ट्रूप, इन द पार्क, पार्क में अपने ट्रूप का हेड बनाकर। इन ऑल दिस important relations he has ever about the same time received a kind glance, और उनकी उसकी जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी कि उसके जो औरतों से बहुत ज्यादा रिलेशन है, और ही हैज एवर अबाउट द सेम टाइम रिसीव्ड, और उसे जो है रिसीव हुआ है, उसे प्राप्त की है अ काइंड ग्लांस, एक अच्छी, एक मतलब बहुत ही दयालु भरा भरी दृष्टि, और ए ब्लो ऑफ ए फैन, या फिर फैन की हवा, फ्रॉम सम सेलिब्रेटेड ब्यूटी, किसी सेलिब्रेटेड ब्यूटी से, यानी कि कोई बहुत ही जो है महान औरत से, जिस जैसे कि मदर ऑफ द प्रेजेंट लॉर्ड सचेवन, मान लीजिए जैसे प्रेजेंट लॉर्ड है जो उसकी मदर, तो कोई सेलिब्रेटेड ब्यूटी, कोई बड़ी औरत जिसकी जो है उसे कृपा दृष्टि भी प्राप्त हुई है और जिसके पंखे से उसने हवा भी खाई है। इफ यू स्पीक ऑफ ए यंग कमांडर, अगर तुम एक यंग कमांडर से बात करो, ही दैट सेड अ लिवली थिंग इन द हाउस, जो कि हाउस में एक लवली थिंग कहेगा, तो जैसे हाउस होते हैं ये, तो ये ब्रिटिश एम्पायर में होते थे, हाउस ऑफ कॉमन ऐसे समथिंग करके, तो उस मतलब हाउस में जो है एक, अगर आप पूछोगे किसी यंग जो कॉमनर था उसने क्या कहा था, ही स्टार्ट्स अप, तो वो किस तरह बताएगा, ही हैज गुड ब्लो इन हिज वेन्स, कि उसकी नसों में तो एक अच्छा गुड ब्लड, अच्छा खून दौड़ता है। टॉम मायरेबल बिगॉट हिम, टॉम मायरेबल ने उसे धोखा दिया। द रफ चीटेड मी इन दैट अफेयर, और उस बदमाश ने मुझे इस अफेयर में, इस काम में धोखा दिया। दैट यंग फेलोज मदर यूज मी मोर लाइक अ डॉग, और वो जो मेरी यंग फेलो था, उसकी जो माता थी, उसने मुझे एक कुत्ते से कुत्ते की तरह जो है ट्रीट किया, देन एनी वुमेन आई एवर मेड एडवांस टू, किसी और औरत के मतलब किसी और औरत ने इस तरह मेरे साथ व्यवहार नहीं किया कुत्ते की तरह, जिस तरह उस औरत ने किया। दिस वे ऑफ टॉकिंग, उनका जो ये तरीका है बात करने का, हिज वेरी मच एनलाइव्स, वो एनलाइव कर देता है, यानी कि एक तरह से जीवित कर देता है द कन्वर्सेशन, बातों को, अमोंग अस ऑफ ए मोर सीडेड टर्न, हमारे बीच में, ऑफ ए मोर सीडेड टर्न, अगर हम मतलब उदास हो, किसी भी उदासी भरे को उसको टर्न कर देता है, किसमें, एनलाइवेंस में। एंड आई फाइंड, और मुझे पता है, देयर इज नॉट वन ऑफ द कंपनी, की कंपनी में कोई भी नहीं है, बट माई सेल्फ, लेकिन सिर्फ मैं ही हूँ, हु रियरली स्पीक, जो कभी कभी बोलता है, एट ऑल, बट स्पीक्स ऑफ हिम, लेकिन उसके बारे में बातें करते हैं, एज ऑफ दैट सॉर्ट ऑफ ए मैन, कि वो इस तरह का व्यक्ति है, हु इज यूजुअली कॉल्ड अ वेल ब्रेड फाइन जेंटलमैन, जिसे आप कह सकते हो कि उसे एक अच्छी परवरिश मिली है और वो एक अच्छा जेंटलमैन है। टू कंक्लूड हिज कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर को कंक्लूड करने के लिए, वेयर वुमेन आर नॉट कंसर्न, अगर हम वुमेन्स को हटा दें, वुमेन्स के बारे में ध्यान ना दें, ही इज एन ऑनेस्ट वर्थी मैन, तो वह बहुत ही ईमानदार और योग्य व्यक्ति है, यानी कि अगर औरतों से जो उसके रिलेशन है या जो वो औरतों के बारे में बातें करता है इसको छोड़ दे, तो वो बहुत ही वर्थी और ऑनेस्ट मैन है। तो नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर, आई कैन नॉट टेल वेदर आई एम टू अकाउंट हिम, मैं नहीं बता सकता कि क्या मुझे उसके बारे में बताना चाहिए, whom आई एम नेक्स्ट टू स्पीक ऑफ, जिसके बारे में मैं अब आगे बातें करने वाला हूँ, एज वन ऑफ आवर कंपनी, जो कि हमारी ही कंपनी में है, फॉर क्योंकि ही विजिट्स अस बट सेल्डम, वह कभी कभी ही आता है, बट वैन ही डज, लेकिन जब भी वह आता है, इट एड्स टू एवरी मैन एल्स ए न्यू एंजॉयमेंट ऑफ हिमसेल्फ, तो वह जो है हर व्यक्ति में एक नया आनंद लेकर आता है, एक हर व्यक्ति को जो है नया एंजॉयमेंट दे देता है। ही इज ए कलरसी मैन, वह कौन है, वह एक कलरसी मैन, एक पादरी है। ए वेरी फिलोसॉफिक मैन, बहुत ही दार्शनिक व्यक्ति, ऑफ जनरल लर्निंग, जिसको मतलब सामान्यता ज्ञान बहुत ज्यादा है, ग्रेट सेंसिटी ऑफ लाइफ, ग्रेट सेंसिटी है उसको जीवन की, जीवन की पवित्रता के बारे में बहुत जानता है, एंड द मोस्ट एग्जैक्ट गुड ब्रीडिंग, और सबसे अच्छी जो है उसका पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरीके से हुआ है। ही हैज द मिसफॉर्च्यून, लेकिन उसके साथ एक कमी है, और इसका मिसफॉर्च्यून है, टू बी ऑफ अ वेरी वीक कॉन्स्टिट्यूशन, की उसकी जो बॉडी है वो बहुत ही कमजोर है, एंड कॉन्सिक्वेंटली कैन नॉट एक्सेप्ट ऑफ सच केयर्स एंड बिजनेस, और वो जो है मतलब ज्यादा बिजनेस नहीं कर पाता, बिजनेस का मतलब है मेहनत से या फिर कार्य से, मतलब वो उतना कार्य नहीं कर पाता, एज प्रीफरेंस इन हिज फंक्शन वुड ओबिलाइज हिम टू, जितना कि उसके मतलब उससे अपेक्षा की जाती है, जितना कि क्लर्जी मैन से अपेक्षा की जाती है, वो उतना काम नहीं कर पाता। ही इज देयरफॉर, इसीलिए वह अमंग डिवाइंस व्हाट अ चैम्बर काउंसलर इज अमंग लॉयर्स, वो डिवाइंस के बीच में, यानी कि जो डिवाइंस होते हैं, जो क्लर्जी मैंस होते हैं, उनके बीच में वो उसी तरह है जैसे कि एक चैम्बर काउंसलर होता है लॉयर के बीच में। तो चैम्बर काउंसलर क्या होता है, जो केवल सलाह देता है, वो केस नहीं लड़ता कोर्ट पर जाकर, तो इसी तरह से जो है ये हमारा क्लर्जी मैन है। द प्रोबिटी ऑफ हिज माइंड, उनका जो दिमाग है, एंड द इंटेग्रिटी ऑफ हिज लाइफ,
और जो उसके जीवन की सच्चाई है, यानी कि जो उसका एक तरह से प्रोबिटी होता है ईमानदार, जो उसका ईमानदार जो दिमाग है, यानी कि उसके वो बहुत ईमानदार है। और इंटेग्रिटी ऑफ हिज लाइफ, और उसके जीवन की जो सच्चाई है। क्रिएट्स हिम फॉलोवर्स, उससे जो है इसके फॉलोवर्स बहुत बड़े हैं। एज बीइंग एलिक्वेंट, और क्योंकि वो बहुत ही स्पष्ट बोलता है, और लाउड एडवांस अदर्सिस, और थोड़ा तेज भी बोलता है। ही सेल्डम इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ही स्पीक्स अपॉन, वह जो है वो बहुत ही स्पष्ट और तेज बोलता है, और वो कभी कभी ही इंट्रोड्यूस कराता है अपने सब्जेक्ट को, ही स्पीक्स अपॉन, जिसके बारे में वह बातें करने वाला है। यानी कि वो बहुत ही कम जो है टॉपिक बताता है कि मैं इस टॉपिक पर बातें करूंगा। बट वी आर सो फार गोन इन ईयर्स दैट ही ऑब्जर्व्स, मतलब हमने जो है इतने सालों में से इतना ऑब्जर्व कर लिया है, इतना कुछ उसके बारे में जान लिया है। When he is among us, कि जब भी वह हमारे बीच में होता है, and us to have him fall on some divine topic, तो हमें पता है कि वो जो बातें करेगा वो किसी न किसी डिवाइन टॉपिक पर ही बातें करेगा। which he always treats with much authority, which जो कि he always treats, वो ट्रीट करता है with much authority, अधिक आधिकारिक रूप से, यानी कि वो किसको सबसे ज्यादा जानता है, वो डिवाइन को सबसे ज्यादा जानता है, तो उसी के बारे में जो है वो बातें करता है। एज वन हु हैज नो इंटरेस्ट इन दिस वर्ल्ड, और ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको कि संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एज वन हु इज हेस्टनिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल हिज विशेष, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी सारी इच्छाओं को पूरी करने में बहुत ज्यादा जल्दी दिखाता है। एंड कंसीव्स होप फ्रॉम हिज डिकेज एंड इनफर्मिटीज, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि होप, जिसको कि उम्मीद रहे है, फ्रॉम हिज डिकेज एंड इनफर्मिटीज, अपनी जो है बीमारी और अपने जो है डिके के बावजूद भी, यानी कि अपने जो है मतलब उसका शरीर कमजोर है, उसके अंदर बीमारियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर होप है। दीज आर माई ऑर्डिनरी कंपेनियंस, और ये जो थे ये मेरे साथी थे। तो यहाँ पर जो है ये चैप्टर खत्म होता है।